हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं मनीषा पटेल, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट, इंटरनेशनल ब्यूटी थेरेपिस्ट, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ मनीषा's कॉस्मेटिक स्किन एंड हेयर केयर सेंटर, वाकड़, पुणे। आज मैं आपसे बात करनी चाहती हूँ, ये वीडियो से आपको मैं शेयर करना चाहती हूँ एक्ने या पिंपल डाइट। आज सच अगर हम देखते हैं तो कोई भी फूड डायरेक्टली एक्ने फॉर्मेशंस या फिर एक्ने रोक लगाने के लिए काम करता है, ऐसे आज तक सिद्ध नहीं हुआ है। अभी मेरे यहाँ जो क्लाइंट्स आते हैं उनको मैं इंटरनल मेडिसिन, पीपल ट्रीटमेंट, होम केयर ये सब देते हुए कुछ चीजें ऐसे बताती हूँ जिसके कारण उनको पिंपल्स में कुछ हद तक हेल्प हो पाए। तो वही डाइट के बारे में, वही डाइट प्लान के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जैसे कि देखा है हमने कि 13 एज से लेके 30 एज तक ये पिंपल्स का प्रॉब्लम चलता रहता है। 13 एज में ये पिंपल्स आने का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा होता है। पिंपल्स आने का जो एज होता है वो 12 से लेके 13 एज में, ये एज में काफी ज्यादा पिंपल्स आते रहते हैं। धीरे धीरे 13 एज तक या 35 एज तक जाने तक ये पिंपल्स कम हो जाते हैं। पिंपल्स आने का अगर हम कोई रीजन देखते हैं तो कोई एक रीजन नहीं है, ये मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम है। मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम होने की वजह से इसमें हम लोगों को अगर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट या सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला जो फैक्टर है वो है हार्मोन्स। हार्मोन्स में भी अगर हम देखें तो एंड्रोजन, ये जो हार्मोन है ये मोस्टली आपके पिंपल्स पे ज्यादा इफेक्ट करता है। उसी के कारण आपके स्किन में पिंपल्स आना शुरू हो जाता है। अगर एंड्रोजन्स का फॉर्मेशंस या एंड्रोजन्स की लेवल कम ज्यादा हो जाती है तो उसके कारण भी आपके बॉडी में चेंजेस होना शुरू हो जाता है। एंड्रोजन जो है ये किस तरीके से हमारे बॉडी में पिंपल्स फॉर्मेशंस करते हैं ये हम थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे कि आपके बॉडी में एंड्रोजेनिक लेवल बढ़ गई है, एंड्रोजेनिक कंडीशंस अगर आपके बॉडी में बढ़ गई है तो आपके बॉडी में जो एंड्रोजन है वो आपके बॉडी में होने वाले सीबेसियस ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है। सीबेसियस ग्लैंड एक्टिवेट होने के कारण वहां पे आपका सीबम फॉर्मेशंस, सीबम सिक्रेशंस बढ़ जाता है। जैसे भी सीबम सिक्रेशंस आपके स्किन पे बढ़ जाता है वहां पे आपके सीबेसियस डक्ट जो है वो क्लोज हो जाती है, वहां पे ब्लॉकेज हो जाता है। वो व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स के जैसे हम लोगों को दिखते हैं, उसको हम कॉमेडॉन्स बोलते हैं। ये कॉमेडॉन्स की वजह से जो क्लॉक हो जाता है फिर अंदर सिक्रेशंस तो चालू रहता है, फिर बैक्टीरियल फॉर्मेशंस भी हो जाते हैं। अनेरोबिक बैक्टीरिया फॉर्मेशंस होने के कारण इन्फ्लेमेशंस हो जाती है और बड़े बड़े से सिस्ट वहां पे क्रिएट हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशंस शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से अगर हमारे स्किन पे छोटा सा एलिवेशंस हम लोगों को दिख रहा है तो उसको हम पैपुल बोलते हैं। फिर उसमें पस फॉर्मेशंस हो जाता है, उसको पोस्टल्स बोलते हैं। जैसे जैसे इन्फ्लेमेशंस बढ़ जाता है, पिंपल्स एरिया जो है इन्फ्लेम होने जाता है, बढ़ने लगता है, सिस्ट फॉर्मेशंस शुरू हो जाती है, उसको हम नूड्स बोलते हैं और एक्ने आना शुरू हो जाता है। ये जो कंडीशन है लोकल स्ट्रक्चर इफेक्ट या फैक्टर्स हम इसको बोलते हैं। जैसे हमने दो डिस्कस कर लिए, जैसे कि एंड्रोजेनिक्स इफेक्ट और लोकल स्ट्रक्चर इफेक्ट्स। उसके बाद अगर हम कोई फैक्टर अपने पिंपल्स के लिए होता है तो वो होता है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिकली भी हमारे बॉडी में ऑयल सिक्रेशंस की मात्रा बढ़ती रहती है, एंड्रोजन्स का प्रोपोर्शन बढ़ता रहता है और पिंपल फॉर्मेशंस होते रहते हैं। उसके बाद अगर हम डिस्कस करेंगे तो दूसरा एक फैक्टर जो होता है वो डाइट फैक्टर। डाइट फैक्टर के बारे में ही हम आज बात करने वाले हैं कि क्या ऐसा डाइट है जो हमारे पिंपल्स को अफेक्ट करता है। बट एज सच अगर ऐसे देखा जाए तो कोई भी पिंपल्स फॉर्मेशंस के लिए या पिंपल्स को रोक लगाने के लिए कोई भी ऐसा कोई डाइट हम पर्टिकुलर नहीं बोल सकते हैं।
अभी जैसे कि 10 to 13 इयर्स का रिसर्च में साइंटिस्ट लोगों ने ये अंदाजा लगाया है या ये सिद्ध किया है कि जो पिंपल्स फॉर्मेशंस के लिए हमारे बॉडी में क्या पिंपल फॉर्मेशंस के लिए कौन सा इफेक्ट होता है या कौन सा फैक्टर एक्टिव रहता है, तो वो है हार्मोन्स। जैसे एंड्रोजन्स जो है वो मोस्टली हमारे बॉडी में पिंपल फॉर्मेशंस का काम करता है। उसके एक्टिविटी में डिस्टर्बेंस होने के कारण हमारे स्किन में ऑयल सिक्रेशंस बढ़ जाती है, पिंपल फॉर्मेशंस आना शुरू हो जाता है। तो यही है कि जो डाइट क्या खाने से नहीं खाने से पिंपल होते हैं, ऐसा है जो डाइट हम खा रहे हैं उसकी वजह से अगर हमारी एंड्रोजेनिक कंडीशंस बढ़ रही है, हमारे बॉडी में ऑयल सिक्रेशंस अगर बढ़ रहा है, तो उसके कारण हमारे स्किन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली डाइट अफेक्ट कर रहा है पिंपल फॉर्मेशंस में। जो डाइट खाने से हमारे स्किन में एंड्रोजेनिक कंडीशंस बढ़ती है, पिंपल फॉर्मेशंस होता है, वो डाइट के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। किसी की बॉडी में कुछ डाइट से अफेक्ट करते हैं, कुछ डाइट से किसी की बॉडी में अफेक्ट नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स। जैसे जैसे बॉडी में ये डाइट काम करते हैं, एंड्रोजेनिक कंडीशंस में डिस्टर्बेंस करते हैं, इसी तरीके से हमारे फेस पे, स्किन की ऊपरी लेयर पे पिंपल्स आना शुरू हो जाता है। तो चलो देखते हैं कौन से फैक्टर्स है। उसमें से अगर पहला फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे तो डाइटरी फैक्टर्स, डेयरी आइटम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, चीज है, पनीर है, आइसक्रीम्स है, ये सारी चीजें जो है ये हमारे स्किन में, हमारे बॉडी में एंड्रोजन पे डायरेक्टली काम करते हैं। उसके बाद है मिठाई, चॉकलेट्स या फिर वे प्रोटीन्स। ये सारी चीजों के बारे में अगर हम सोचे या बात करें तो ये सारी चीजों से क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बढ़ जाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ने के कारण, ग्लूकोज फॉर्मेशंस के कारण आपके बॉडी में जो एंड्रोजन है उसका लेवल बढ़ जाता है। जैसे भी एंड्रोजन लेवल बढ़ जाता है, सिक्रेशन बढ़ जाता है, ऑयल सिक्रेशन, सीबम फॉर्मेशंस, ये सारी चीजें बढ़ती है और पिंपल्स फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और जो पिंपल्स होते हैं उसको बिगाड़ने का काम भी ये करते हैं। पिंपल्स में और भी आगे की जो प्रोसेस होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, इसीलिए ये सारी चीजें कम खाए तो ही अच्छा है। जिन लोगों को प्रॉब्लम है पिंपल्स का, उन केस में उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि जैसे ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, चॉकलेट्स है, मिठाई है या वे प्रोटीन्स है, इनको मात्रा में ही कंज्यूम करें। कम मात्रा में कंज्यूम करना ही सही रहेगा, क्योंकि ज्यादा कंजम्पशन से आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाएगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसे भी बढ़ेगा आपके एंड्रोजन्स पे ये काम करना शुरू कर देगा। इसीलिए मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगी कि कम से कम मात्रा में ये प्रोडक्ट आप कंज्यूम करें। अभी ना भी नहीं बोल सकते क्योंकि 13 एज से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और इन लोगों को ये सारी चीजें तो बहुत पसंद रहती है, इसलिए ये चीजें कम मात्रा में लिए तो ही अच्छा है। और एक जो रहता है सप्लीमेंट्स, जैसे कि विटामिन B12, ये भी आपके बॉडी में एंटीबैक्टीरियल काम करता है, बैक्टीरिया फॉर्मेशंस में काम करता है, सॉरी, और माइक्रोबैक्टीरियल में बढ़ोतरी करता है। इसीलिए आपके बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशंस है, आपके पिंपल्स में इन्फ्लेमेशंस ज्यादा बढ़ रही है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप विटामिन B12 कंटेंट फूड या सप्लीमेंट ना ले तो ही बेटर है। अभी कुछ फूड्स ऐसे रहती है जिनकी डायरेक्टली आपके पिंपल्स पे या फिर आपके ऑयली स्किन पे कोई भी संबंध नहीं रहता है, फिर भी
वो फूड्स आपको अवॉइड करने जरूरी होते हैं। जैसे कि कोई कोई फूड्स रहते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा रहते हैं, कुछ फूड्स रहते हैं उसमें आपके फैट्स बहुत ज्यादा रहता है, रिच कार्बोहाइड्रेट, रिच फैट, या फिर प्रोसेस्ड फूड जो रहते हैं ये भी आपके बॉडी में एंड्रोजेनिक कंडीशंस बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ये सारी जो चीजें हैं खाने से क्या होता है कि इनसे डायरेक्टली बॉडी में ग्लूकोज फॉर्मेशन हो जाता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। इसीलिए जिन लोगों को पिंपल्स का प्रॉब्लम है, ऑयली स्किन है, उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि ये सारी चीजें अवॉइड करें। कौन सी चीजें होती है ऐसे, जैसे पिज्जा है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइड है, ये सारी चीजें कम खाएं, इनकी खाने की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रखें। इस तरीके से अगर आप फूड पे काम करना शुरू कर दोगे तो कुछ मात्रा में आपके स्किन पे ऑयल सिक्रेशंस का प्रोपोर्शन कम हो जाएगा और आप थोड़ी प्रोपोर्शन में आपके पिंपल्स पे रोक लगा सकते हो। अभी हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा फूड है जो हम लोगों को हमारे डाइट प्लान में इंक्लूड कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एंड्रोजेनिक कंडीशंस बैलेंस रहे। उस फूड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखो, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये जो रहता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये हमारे बॉडी में या हमारे स्किन में एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करते हैं, जो इन्फ्लेमेशंस को रोकते हैं, प्रिवेंशन इन इन्फ्लेमेशंस। अभी जिन स्किन में इन्फ्लेमेशंस बहुत ज्यादा है, पिंपल्स में ज्यादा तरीके से नोट्स अगर आपको आ रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आपके फूड प्लान में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इंक्लूड कर लेना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में क्या क्या आते हैं फूड्स, तो वो उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि कैशू नट्स है, काजू या वॉलनट है। वॉलनट आपको दिन में, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में 4 से 5 वॉलनट्स आप लोगों को खा लेने चाहिए। इससे आपको रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाएगा। उसके बाद जो सीड्स रहते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स है, चिया सीड्स है, ये जो सीड्स है, इसकी जो पाउडर बना के सवेरे मॉर्निंग में एक ग्लास ऑफ वाटर में मिक्स करके आपको पी लेना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम मील के बारे में बात करेंगे तो फिश ये जो है ये भी रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहता है। फिश डाइट में आपको इंक्लूड कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपको रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाता है। उसके बाद है जिंक जो है, इससे भी आपके जो एक्ने फॉर्मेशंस होते हैं, माइल्ड एक्ने फॉर्मेशंस होते हैं, या फिर बैक्टीरियल इफेक्ट जो होता है, इसको कम करने में जिंक बहुत हेल्प करता है। जिंक किसमें से मिलते हैं हमारे बॉडी में, तो वह है कैशू नट, काजू जो हमारे सवेरे मॉर्निंग में अगर हम खाते हैं 3 से 4 या 4 से 5 काजू अगर हम सवेरे खाते हैं, तो उससे भी अच्छी मात्रा में हम लोगों को जिंक मिल जाता है। उसके बाद जो देखो कि पंपकिन सीड्स है या फिर सीसम सीड्स है, तिल हम जिसे बोलते हैं, ये भी अच्छी मात्रा में जिंक देते हैं। एग्स है जो कि हम रेगुलरली खाने में या फिर ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, उससे हमारे बॉडी में अच्छी तरीके से जिंक आप लोगों को मिल जाता है। फिर सी फूड्स में अगर हम सोचे तो शेल फिश में भी जिंक हम लोगों को अच्छी तरीके से मिल जाता है। तो ये अगर हम हमारे डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं तो अच्छी मात्रा में जिंक हम लोगों को मिल जाता है। उसके बाद विटामिन ए और विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन ई जो है ये अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। विटामिन ए जो है ये कौन से फूड में से हम लोगों को मिलते हैं, तो वो है कैरेट, ऑरेंज, पंपकिन, पपाया। ऐसे रेड फूड में से हम लोगों को या येलो फूड में से, फ्रूट्स में से हम लोगों को विटामिन ए मिल जाता है।
उसके बाद अगर डायरेक्टली सोर्स अगर हम बोले तो कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल जो है ये डायरेक्टली हम लोगों को मेडिकल में मिल जाता है, उसकी कैप्सूल्स मिलती है। अगर डेली हम एक कैप्सूल्स भी कंज्यूम करते हैं तो अच्छे सोर्स में हम लोगों को विटामिन ए मिल जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो विटामिन ए की मात्रा हम लोगों को एग्स में भी काफी ज्यादा मात्रा में मिल जाती है, तो इसीलिए हम लोगों को सवेरे मॉर्निंग में नाश्ते में एक एग्स लेना जरूरी होता है। उसके बाद विटामिन ई। विटामिन ई सोर्सेस क्या है हमारे फूड में, तो विटामिन ई हम लोगों को मिलते हैं नट्स में से, सीड्स में से, या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं उसमें से भी हम लोगों को काफी मात्रा में विटामिन ई मिल जाता है। इस तरीके से एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टी विटामिन ए और ई की है, इसकी वजह से हमारे फेस में जो पिंपल्स, इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं उसमें रोक लग जाती है। उसके बाद ये बहुत अच्छे से रिजुनेशन में भी काम करते हैं। हमने देखा है कि ऑयली स्किन में, पिंपल स्किन में डेड टिश्यू डिपोजिशन का मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। सीबम सिक्रेशन डेड टिश्यू के कारण हमारे स्किन में डेड टिश्यू, डेड सेल्स डिपोजिशन बहुत ज्यादा रहती है। इसीलिए ये डेड टिश्यू या डेड सेल निकालने के लिए, रिजुनेशन के लिए विटामिन ए और विटामिन ई हमारे डाइट में होनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हम बात करेंगे सेलेनियम। सेलेनियम ये जो प्रोडक्ट रहता है, ये जो डाइट फैक्टर रहता है, डाइट इंग्रेडिएंट रहता है, ये हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम बढ़ाने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। इम्यून सिस्टम हमारी स्किन में, बॉडी में बढ़ती है सेलेनियम से। ये किस किस चीज से हम लोगों को मिलता है उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। सेलेनियम ये जो है हमें मशरूम, डे टू डे कंजम्पशन में हमारा जो ऑनियन रहता है, गार्लिक रहता है, उसमें से मिल जाता है। या फिर हमारे खाने में अगर हम सनफ्लावर सीड्स अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो उसमें से भी हम लोगों को सेलेनियम बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो एग्स तो है ही, एग्स में हम लोगों को सब मिल रहा है। फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी हम लोगों को सेलेनियम मिल जाता है। और उसके साथ साथ हम लोगों को मीट, फिश, चिकन, इसमें से भी सेलेनियम मिलता रहता है। तो ये भी चीजें हम लोगों को हमारे डाइटरी आइटम में इंक्लूड कर लेनी चाहिए, जिससे कि हमारी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाए। और इसकी वजह से हमारे जो इन्फ्लेमेशन हो रहे हैं स्किन में, उसको भी ये रोक लगाता है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो वो है फाइबर। फाइबर तो हमें हर किसी डाइट में इंक्लूड करना जरूरी रहता है। फाइबर की वजह से हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। फाइबर जो है हमारे फूड में कौन से रिच आइटम्स है उसमें से मिल जाते हैं, तो वो है फ्रूट्स, बनाना है, एप्पल है, ऑरेंज है, ये तीनों में से हम लोगों को फाइबर मिल जाता है। उसके बाद अगर बात करेंगे वेजिटेबल्स, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है जैसे कि ब्रोकलीन है और ये पिनैक है, इसमें से भी हम लोगों को फाइबर अच्छे से मिल जाता है। या फिर जो भी वेजिटेबल्स हम खा रहे हैं या कच्चा वेजिटेबल्स हम खा रहे हैं, तो इस सब में से हम लोगों को फाइबर मिल जाता है। बाद में नट्स है, सीड्स है। नट्स में जैसे कि पीनट्स है, कैशू नट्स है, या फिर अलमंड है, ये सब चीजों में से हम लोगों को फाइबर मिलता रहता है। सीड्स में फ्लैक्स सीड्स है, सीसम सीड्स है, चिया सीड्स है, इसमें से भी हम लोगों को फाइबर मिलता रहता है। तो इस तरीके से हम हमारे डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, उसके बाद हमको सेलेनियम, फाइबर, जिंक, ये सारी एंटी एक्ने, एंटी पिंपल्स के लिए इंक्लूड करना बहुत जरूरी होता है। इस तरीके से अगर हम हमारे डाइट में ये सारी चीजें इंक्लूड कर ले तो हमारा डाइट कुछ हद तक एंड्रोजन्स पे काम करेगा, एंड्रोजन लेवल को बैलेंस करेगा और हमारे स्किन में जो ऑयल सिक्रेशन, सीबम सिक्रेशन जो है, एंड्रोजेनिक कंडीशंस के कारण जो सेबेसियस डक्ट एक्टिव हो रही है, उसको रोक लगाएगा। और जो भी फूड आइटम्स है, जिन लोगों को पिंपल्स का प्रॉब्लम है, एक्ने का प्रॉब्लम है, ओपन पोर से ऑयली स्किन है, उन लोगों में अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है
तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके बॉडी में एंड्रोजेनिक कंडीशंस बढ़ जाती है। एंड्रोजेनिक कंडीशंस बढ़ने के कारण आपके स्किन में पिंपल फॉर्मेशंस शुरू हो जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि जो भी फूड आपके बॉडी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ा रहा है या फिर जो भी फूड डायरेक्टली आपके एंड्रोजन्स पे काम कर रहा है, वो फूड को रोकना चाहिए या कम कंजम्पशन करना चाहिए। और जो फूड आपके बॉडी में सप्लीमेंट्री काम कर रहा है, अच्छे से सप्लीमेंट जो दे रहा है, जो कि आपके एंड्रोजन कंडीशंस को भी रोक लगाएगा, आपके पिंपल्स को भी कम करेगा, ऐसे फूड्स को आपको इंक्लूड कर लेना चाहिए आपके डाइट प्लान में। इस तरीके से आपकी स्किन में इंटरनल भी केयर हो रही है, एक्सटर्नल भी केयर हो रही है, आप एक्सरसाइज भी अच्छे से कर रहे हो, तो सही मात्रा में आप पिंपल या एक्ने को कंट्रोल कर लोगे। पिंपल कंट्रोलिंग के लिए ये सारी चीजें करनी बहुत जरूरी है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। इसी तरीके से मैं आपके लिए ब्यूटी पे या फिर स्किन प्रॉब्लम पे ऐसे वीडियो लेके आऊंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू, धन्यवाद।